अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना यूई उसामा एजाज, डायरेक्टर द विजन ग्रामर स्कूल। वेलकम टू पॉडकास्ट विद यूई, हमारी न्यूज सीरीज है। और आज हमारे पहले जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि यूई इंस्टीट्यूट के पहले बेस्ट टीचर अवार्ड पाकिस्तान स्टडीज के लेने वाले ये हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बताता जाऊं कि तौशा शरीफ से अपना इब्तदाई तालीम का सफर स्टार्ट करके लाहौर तक आना, आला तालीम हासिल करना, फिर टीचिंग करियर के अंदर आना, पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री और इन जैसे सब्जेक्ट्स और एजुकेशन के अंदर सर्व करना और टीचर के सफर को आगाज करना और फिर बेस्ट टीचर का बनना, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था इस पॉडकास्ट सीरीज को स्टार्ट करना ऐसी हस्ती के साथ। तो आइए वेलकम करते हैं सर खुर्रम शबीर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया है कि आपने आज फर्स्ट में लेबर डे छुट्टी थी ऑफिशियल, बट आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को अपनी पूरी जर्नी जो है अपनी लाइफ का उसको यहाँ पर बताने के लिए आप तशरीफ लाए, तो उसके लिए बेहद आपका शुक्रगुजार हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट में मुझे बुलाया। मेरे लिए ये एक प्राउड मोमेंट है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। हमारी ऑडियंस को आप बताइएगा कि तौसा शरीफ में आपने अपनी इब्तदाई तालीम कैसे हासिल की, क्या चैलेंजेस थे, किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको लाहौर आने पर, लाहौर में आपने किन किन इदारों में अपना तालीमी सफ़र जो है वो जारी रखा, फिर वहाँ से आप टीचिंग फील्ड में किस तरह से आए और फिर वहाँ से क्या क्या एक्सपीरियंसेस करते हुए और क्या वो क्वालिटीज थी जिसके ज़रिए आपने एक बेस्ट टीचर अवार्ड जो है वो हासिल किया और बच्चों के जो है वो बड़े फेवरेट टीचर एक बन गए। तो ज़रा सिर्फ ब्रीफ हमारी ऑडियंस को बताइएगा। जी सर, ऐसा है कि तौसा शरीफ से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ से ही मेरी इब्तदाई तालीम है एलिमेंट्री तक। तो एक बैकवर्ड एरिया है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी अच्छा है। और एक वजह यह है कि फ्यूडल सिस्टम होने की वजह से वहाँ पे अभी तक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। उसको डिवीजन का, ज़िले का स्टेटस तो मिल चुका है, लेकिन सिर्फ एक ही कॉलेज है, बल्कि 2 होंगे। तो फिर हम यही सोचा कि मूव करें, लाहौर की तरफ आए। वाले साहब तो लाहौर से ही हैं, लाहौर में ही थे, तो उन्होंने कहा कि आप लाहौर आएँ, यहाँ तालीमी निज़ाम भी बेहतर है, यहाँ आकर आप अपना जो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्टडी को। वहाँ रहते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं, ज़्यादातर मुल्तान की तरफ, और जो थोड़ा सा जिनका बैकग्राउंड हो, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास हो, तो वो फिर लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। तो मैंने फिर लाहौर को चूज किया था। चले सर, कोई ऐसी वाकया जो आपको लगता हो कि तौसा शरीफ में स्कूल का क्या निज़ाम था, कैसे वहाँ पर स्कूल होते थे, क्या चैलेंजेस थे, और उसके बाद आप जब लाहौर में आए तो क्या मेजर डिफरेंस आपने फील किया? जी, स्कूल वहाँ पर मेरा फर्स्ट डे था, मेरे वालिद साहब मुझे छोड़ने गए थे। तो एक नहर के किनारे से हम गुजर के गए, नहर ही थी, नहर के साथ साथ गए, जहाँ पे वो नहर खत्म होती थी वहाँ आगे एक रूम था सिर्फ, यूनियन काउंसिल थी साथ, उसके साथ ही खेत थे हर तरफ, और एक रूम था जिसकी छत भी नहीं थी। और टीचर बहुत अच्छे थे वहाँ पे, उनका नाम रियाज अतीक है। अभी भी वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, माशाल्लाह। मुझे देख के खुशी होती है उनको, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की। गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन थे वहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं होता था। अब तो खैर सख्ती हो चुकी है इस चीज़ पे, गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। पहले गवर्नमेंट टीचर हमें नज़र भी नहीं आते थे। तो उस वक्त जब मैं पहले दिन वहाँ पे गया तो मुझे एक अलग ही दुनिया नज़र आई। और ठीक है, अल्लाह का शुक्र है हमने सरवाइव किया वहाँ पर। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम लाहौर आए, यहाँ आकर निज़ाम जो देखा है ना, तो ये एक अनबिलीवेबल जिसे कह सकते हैं ना, कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं जो कि डिफर कर रही हैं हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं और ये डेवलप्ड एरियाज से। चलें, ये तो सबसे पहला तो बहुत क्रेडिट जाता है उन टीचर्स को जिन्होंने उस माहौल के अंदर भी ऐसे हीरे जो हैं वो उनको तराशा और यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा सर, लाहौर में आकर आपने किन इदारों में अपनी तालीम हासिल की, फिर आला तालीम के लिए आपने क्या चुना और किस तरह से अपने सफ़र का आगाज़ किया, वो ज़रा ऑडियंस को बताइएगा कि मैट्रिक कैसे किया, फिर FSC, उसके बाद क्या रूटीन थी और किस तरह आप फिर एजुकेशन और पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ जो है वो माइल हुए थे। जी, जब मैं लाहौर आया तो सबसे पहले यही चैलेंज था कि स्कूल कौन सा चूज किया जाए। तो एक हमारे पास DPS की ऑप्शन थी और साथ गवर्नमेंट स्कूल की ऑप्शन थी। तो मैं गांव से आया था, DPS में या किसी प्राइवेट सेक्टर में मेरा सरवाइव करना नामुमकिन ही था।
तो वालिद साहब ने फिर यही सोचा कि फ़ायदा यही है कि गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे जो लोकेलिटी होती है उनके साथ आप ज़रा अटैच भी हो जाएंगे। तो ये किस्मत की भी बात होती है। तो जब मैं वहाँ पे गया गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया, और वहाँ पे सर मिराज आसी साहब थे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ था, बहुत ही अच्छे सर थे, आज भी मुझे याद आते हैं, और रिटायर्ड हो चुके हैं। जितने भी टीचर्स हमें पढ़ाते थे ऑलमोस्ट सारे रिटायर्ड हो चुके हैं वहाँ से। तो उसके बाद मैंने मैट्रिक करने के बाद कॉलेज की तरफ जब मूव किया, तो गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप दोस्त बन चुके थे जहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि भाई देखें, हम गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ मूव करते हैं, एकेडमी हम अच्छी रख लेंगे, शाम को एकेडमी में तैयारी करेंगे। सोच ये थी कि मेडिकल फील्ड में जाना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में गए, वहाँ उस वक्त सारा एफसी कॉलेज का स्टाफ, आधा स्टाफ वहाँ पे आया हुआ था, और डब्ल्यू कैटेगरी में वो कॉलेज फॉल कर रहा था। उस वक्त इजाज भट्ट साहब थे वहाँ पे प्रिंसिपल। बड़ा अच्छा एक निज़ाम था, और क्रेडिट जाता है लाहौर के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, लाहौर के इदारों को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। कंपेयर करें इनको कि हम बाहर कहीं लाहौर से निकलते हैं, अच्छा निज़ाम था। बहुत अच्छी बात सर। इसमें आपने एक बड़ा अहम पॉइंट बताया है कि आपने प्रेफर किया गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को, और फिर आपने अपने 2-3 टीचर्स का नाम लिया कि टीचर्स का किरदार बड़ा अहम रहा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम के अंदर लोग जाते नहीं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। हम जितना मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स इस चीज पर कन्विंस नहीं होते। और एक आपने जुमला बोला कि जी कॉलेज गवर्नमेंट का रख के साथ एकेडमी कल्चर का, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को इसका बहुत फायदा होगा कि स्टूडेंट्स के लिए क्या ये वाकई ऐसा जरूरी है कि गवर्नमेंट कॉलेज रख के अटेंडेंस ना लगाएं और बस जाएं ना और एकेडमी पढ़ते रहें। और फिर जबकि आप जिक्र कर रहे हैं कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज के, गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका बहुत अहम किरदार रहा आपके करियर के अंदर, तो इसमें जरा आपके टाइम से लेकर आज के टाइम में जो डिफरेंस आ गया है इस कॉन्सेप्ट को, प्लीज इस पर जरा रोशनी डालिएगा। आपके क्या एक्सपीरियंस है, या आप क्या कहते हैं ऑडियंस को? जी सर, मैं एक फैक्टर ना उसको कोई भी डिनाई नहीं करेगा, जितने भी एजुकेशनिस्ट होंगे, कि जो एक कम्पिटेंट टीचर था उस वक्त, उस जमाने में, वो सबसे पहले प्रेफरेंस देता था गवर्नमेंट सेक्टर को, अच्छे से अच्छा टीचर। और जो बाकी रह जाते थे वो भी ये नहीं कहते कि अच्छे नहीं है, अल्लाह ताला ने हर इंसान में कैपेबिलिटीज, जो भी एबिलिटीज रखी हुई हैं वो बेहतर हैं हर इंसान के लिए, और उसके लिए वो आगे उसको अगर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें तो। लेकिन यही सोच थी कि टीचर्स जो वहाँ पे आ रहे हैं वो अच्छे होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं और मुकाबले का इम्तहान पास करके आते हैं। जब ये चीज़ देखी, हाँ, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये मुझ में बड़ा, मैं कह लूँ कि 8th क्लास के बाद ही आ गई थी। मैं इन चीज़ों को बड़ा नोट करता था। टीचर्स, गवर्नमेंट के टीचर्स जो थे वो पढ़ाते थे, स्टूडेंट्स ने एक ऐसा वो जिसे कहते हैं माइंडसेट बना लिया था कि गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सिर्फ हमने एडमिशन भेजना है, एज अ रेगुलर कैंडिडेट जाना है, पढ़ाना अकेडमी में, पढ़ना अकेडमी में। अकेडमीज लाहौर में देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर देखा जाए गवर्नमेंट या दूसरे जितने भी स्कूल वगैरह हैं, अकेडमी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि टीचर्स वहाँ पर जितने भी हैं वो भी कम्पिटेंट हैं अकेडमी में। अकेडमी ओनर जो भी है वो कोई ऐसा टीचर हायर नहीं करता जिससे उसकी साख को नुकसान पहुँचे। वो अच्छे से अच्छा स्टाफ देता है। अगर वो फीसें ले रहा है तो वो चीज़ भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने भी यही सोच के फिर अकेडमी को ज्वाइन किया था। एक अकेडमी जहाँ पे उस वक्त भी एफएससी की फ़ी मेरे ख्याल में 2500 होती थी, तो हम जब जाया करते थे, ये भी बहुत ज़्यादा होती थी, फिर डिस्काउंट करा के उसको 2000 करा के तो हम जाते थे। टीचर्स बड़े अच्छे होते थे, उनको क्रेडिट जाता है। सर शामी साहब थे फिजिक्स के, गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग के रिटायर्ड हैं टीचर, तो वो हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। इसी तरीके से हमारे पास इंग्लिश के और बाकी भी जितने टीचर्स थे बड़े अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स थे, पढ़ने का मजा आया। यानी कि टीचर का किरदार बड़ा अहम है, और कॉम्पिटेंट टीचर आपने एक वर्ड बोला, और मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में कॉम्पिटेंट टीचर्स जो हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है हमारी इस जनरेशन को लीड करने के लिए, जैसा कि आपको भी मिले। अच्छा सर, एफएससी प्री मेडिकल आपने वहाँ से किया, देन उसके बाद का सफ़र ज़रा बताइएगा कि उसके बाद आप मेडिकल में आगे परसू किया या क्या किया, वो उसके बारे में आप प्लीज़। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक ना मेरे साथ आप ऐसा ही समझेंगे, एक मिसहैप ही हुआ था कि मेरे दादा मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, उनसे जो भी पूछते थे कि खुर्रम गांव से लाहौर गया है, क्या कर रहा है, तो वो उनको बताते थे कि वो डॉक्टर बनने गया हुआ है।
तो मैं जब गाँव जाता था, अभी मैं मैट्रिक के बाद एफएससी या मैट्रिक में गाँव का चक्कर लगता था, मैं जाता था तो वो मुझसे पूछते थे, हाँ डॉक्टर बन गए हो? तो मैं कहता था नहीं अभी टाइम है थोड़ा सा। तो एफएससी के बाद अभी जब रिजल्ट है तो मुश्किल से फर्स्ट डिवीजन तो बन गई, लेकिन मेडिकल में पॉसिबल ही नहीं था। 3300 पूरे पंजाब में सीट्स थी। प्राइवेट उस वक्त भी कोई 10 मिलियन से भी ऊपर की गेम थी, पता किया तो ये चीजें बस फिर थोड़ी सी एक सोच आई कि पैरामेडिक्स में जाते हैं। मैंने वहाँ गवर्नमेंट ये है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ग्रीन टाउन में, साथ मैंने बीएससी को कंटिन्यू किया गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप से, और इवनिंग में मैंने ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ से क्लिनिकल असिस्टेंट का ये कोर्स है 20 मंथ का था, पंजाब मेडिकल फैकल्टी से भी रिकॉग्नाइज्ड है। अभी भी मेरे पास डिग्री है, मैं जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं उस तरफ क्यों नहीं गया। ये भी एक इंसान का जिस तरफ रुझान होता है अल्लाह पाक उसको उसी तरफ लेके जाता है। तो मैंने वो पहली मेरी जॉब थी, मैं चौधरी रहमत अली टीचिंग हॉस्पिटल है टाउनशिप, वहाँ से 14 मंथ हमारी थ्योरी थी और उसके बाद 6 मंथ का हमारा वो ट्रेनिंग सेशन होता था, प्रैक्टिकल करने होते थे, वहाँ जाके हमने एज अ हाउस जॉब ही समझ लें इसको वो करनी होती थी। तो चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल में मैं जाया करता था। उसके बाद नेक्स्ट मंथ ही मैंने जब अप्लाई किया था तो शौकत खानम में मेरा एज अ फिलोबॉटनिस्ट वहाँ उनकी जो लैब है वहाँ हो गया, और अच्छी सैलरी थी, माहौल भी अच्छा था, निज़ाम भी अच्छा था, अभी भी याद आता है। लेकिन जो मेरा एक गोल था, मैं कोई वैसे टीचर नहीं बना या जिसे कहते हैं हादसाती तौर पर, मैंने इसके लिए पूरी एक जिस तरह कहते हैं कि कोशिश भी की। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है जैसे बीएड एमएड की वो भी है, और उसके साथ एक उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, मेरे पास वो भी हैं। मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया उसकी स्पेशलिटी मेरे पास है, मैं तब भी वहाँ पर आया। उसके बाद यही सोच के मैंने आगे एजुकेशन फील्ड की तरफ गया, वहाँ से एमफिल भी किया। हाँ ये है कि थोड़ा सा वो चीज़ नहीं मिली जिसके लिए गए थे जो बाकी इदारे करवा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतरीन था, टीचर्स बहुत अच्छे थे। मैं उनको आज भी उनको क्रेडिट जाता है जितना वो उन्होंने प्यार मोहब्बत के साथ। मैं तो एक जॉब होल्डर था, मैं नहीं कर पाता, उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया। उनमें मेरे सुपरवाइजर डॉक्टर तारिक महमूद चौधरी साहब, अब रिटायर्ड हैं एंड डायरेक्टर रहे हैं आईईआर के, अब मिनहाज यूनिवर्सिटी में हैं। डॉक्टर अकरम साहब थे, उसके बाद डॉक्टर शाहिद फरूक साहब जो कि अब डीन बन चुके हैं, और इसी तरीके से और भी जितने भी टीचर्स थे सारे के सारे बहुत अच्छे थे, अब भी जाते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। वेरी गुड सर। अभी आपने जैसा बताया कि मेडिकल और लैब से लेकर आपने एजुकेशन और पाकिस्तान स्टडीज को परसू किया, और वो क्या मेजर ट्विस्ट था कि जब आप जॉब भी कर रहे थे, शौकत खाना में आपकी अपॉइंटमेंट हुई, अच्छा सैलरी भी आप गेन कर रहे थे, तो आपको क्या मोटिवेशन थी या क्या अंदर माइंड में चल रहा था कि नहीं खुरम मुझे कुछ नया करना है या एजुकेशन में जाना है या पाकिस्तान स्टडीज पढ़नी है? वो थोड़ा सा जरा बताइएगा ऑडियंस को, ताकि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कंफ्यूजन में हो उसके लिए क्लियर हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई कॉमर्स में जा रहा है, सीएस का बहुत दौर है, लेकिन वो इस मार्केट की मतलब सेग्रीगेशन और एक डिमांड की वजह से चले तो जाते हैं, लेकिन वो एक अंदर की इनर फीलिंग्स उनको हमेशा तंग करती है। फिर वो टाइम के बाद कंफ्यूज रहते हैं, नहीं आई हैव टू डू दिस, मुझे ऐसा करना है। आप बताएं कि व्हाट मेड यू चेंज योर डिसीजन एट दैट टाइम? सबसे पहले 2 मिनट की तो बात हो जाएगी, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। मेरी डिस्कशन कल भी 3 से 4 मेरे कोलीग्स के साथ हो रही थी। कुछ कह रहे थे कि टीचिंग प्रोफेशन जो है बहुत लेबर डे आ रहा है तो हम भी मजदूर हैं। मैं उनको यही समझा रहा था कि आप किस चीज़ के मजदूर हैं। आप तो ये एक जिसे कहते हैं कि नबियों का पेशा है, इसको आप आगे परसू कर रहे हैं, आप इसको लेके चल रहे हैं, तो इसमें बरकत बहुत है। सबसे पहले तो आपने ये सवाल किया कि मैं मेडिकल छोड़ के टीचिंग की तरफ क्यों आया। जब मैं वहाँ पर एज अ टेक्नीशियन या मेडिकल असिस्टेंट जॉब कर रहा था तो मुझसे ऊपर पूरी एक चेन थी, सीरीज थी जिसको मैं देखता था। हमारे डॉक्टर्स, उनके ऊपर वो सीनियर्स, फिर वो रजिस्ट्रार्स आ जाते थे, इस तरीके से पूरी एक तरतीब। मैं उस चीज़ को देख के कि
ये तो ठीक है, बेहतरीन है, वहाँ भी टीचिंग का एक निज़ाम था, वो उन बच्चों को भी पढ़ा रहे थे जो मेडिकल फील्ड से थे। तो मैंने उनको देखा कि वो भी जो बड़े-बड़े रजिस्ट्रार हैं वहाँ पर, एफसीपीएस करने के बाद वहाँ पे बैठे हैं, वो टीचिंग कर रहे हैं। प्रैक्टिस को प्रेफरेंस कम दे रहे हैं, टीचिंग पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग जो शोबा है, ये मेन जिसे कहते हैं ना एक जड़ है, इससे आगे वो सारे शोबे कॉम्पलें वगैरह हर चीज निकलती है। और जितनी इज्जत टीचिंग के फील्ड में है, किसी शोबे में नहीं है, किसी भी फील्ड में नहीं है। हाँ, कहीं पे थोड़ा बहुत कोई मिसहैप्स ऐसे होते भी हैं, तो इसमें देखा जाए तो ज्यादातर टीचर्स की कोई गलती नहीं होती। टीचर्स जो बच्चा हमारे पास आता है उसको अपना बच्चा समझ के पढ़ा रहा होता है। हम खुद, हमें बड़ी फिक्र होती है इन बच्चों की। यकीन करें, हम कुछ बच्चे जो फैमिलीज के उनके इश्यूज चल रहे होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमें सोच आती है कि क्यों ना हम इनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। कल को हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाई, एक निज़ाम चल रहा है, अल्लाह का एक निज़ाम है, तो वो ऐसे हूँ, अल्लाह ना करे, वो एक टीचर के पास जाते हैं, वो ही उसको आगे मोटिवेट नहीं करता, तो ये तो कमला साहब बैठने तो इसको कुछ कहो ही ना, वो बेचारा वैसे का वैसा रह जाएगा। टीचर्स जितने भी हैं, ये एक तो नाजुक दिल के लोग होते हैं खास तौर पे। तो मुझे एक अच्छा फील्ड ये लगा, इसलिए मैंने चूज किया। चलें, दैट्स गुड, बहुत अच्छा लगा जान के। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपने स्कूल लाइफ से आज तक में जितना भी मतलब है, आपने कहा कि एक अच्छा टीचर जो है और एक पैगंबरी पेशा है, आपको लगता है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर भी यही फीडबैक है, यही मोटिव है टीचिंग करने वालों का, और जो स्टूडेंट्स के दिल में जो जज्बा है, जिस तरह आपने अपने 8th स्टैंडर्ड से लेकर अभी यूनिवर्सिटी तक, फिर आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बताया कि हर फील्ड में आपको एक अट्रैक्शन जो मिल रही थी वो टीचिंग से, चाहे वो मेडिकल में था, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्कूल है, और आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा अहम किरदार एक उस्ताद ने जो है वो अदा किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, प्रैक्टिसिंग द टीचिंग फील्ड, क्या हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो ये टीचर्स ऐसे ही हैं और स्टूडेंट्स के दिल में वैसा ही रुतबा है, और क्या वो क्वालिटीज हैं कोर, आपको लगता है कि वैसा ही टीचर बनने के लिए जरूरी हैं जैसे टीचर्स आपको इंस्पायर करते थे, या आप बच्चों के लिए जो है वो एक इंस्पिरेशन बनते हैं? तो क्वालिटीज के बारे में बताइएगा, और बताइएगा कि आज का टीचर जो है अगर कोई गलती कर रहा है और मिस कर रहा है तो वो क्या है, ताकि हमारी ऑडियंस में सुनने वाले टीचर्स को भी इसका फायदा हो सके और स्टूडेंट्स को भी हो सके कि रुतबा क्या है टीचर का। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा गैप्स जो हैं देखने में मिल रहे हैं। एक एक्सपीरियंस है, हम भी गेन कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, माशाल्लाह आप भी एक एजुकेशनिस्ट हैं। जितने भी हमारे पास अगर देखें तो अगर 10 स्टाफ मेंबर हैं, किसी भी इदारे में चले जाएं, तो उनमें से जो 50% होगा वो किसी और शोबे से भी रिलेटेड होगा, साथ वो कोई और काम कर रहा होगा। टीचिंग उसके लिए सिर्फ ये होगा कि बस हैंड टू माउथ जो है ना, मेरा घर का निज़ाम चलता रहे, बाकी ठीक है, साथ साथ कोई और कारोबार भी करते रहें। तो एक जो सबसे बड़ी वजह है ना टीचर्स के लिए, यही है कि उनकी सैलरीज, अभी जो महंगाई हमारे इदारों में, अगर लाहौर में देखा जाए तो बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है, यहाँ पे वो 40, 50, 60 तक सैलरी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़ गांव में देखते हैं, किसी बैकवर्ड एरिया में, लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकलें, कसूर वाले किसी बैकवर्ड विलेज में चले जाएं, 10,000 पे टीचर काम कर रहे हैं, 7,000 पे काम कर रहे हैं। उनके घर के अखराजात 7-8 हजार में क्या पूरे उन्होंने करने, वो फिर एक दिलजोई के साथ, एक लगन के साथ पढ़ा भी नहीं पाते, टीचिंग भी नहीं कर पाते। एक वाइट बोर्ड पे, मैं अपनी बात करूं तो अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हर मुश्किल से हर इंसान को महफूज रखे, कोई ऐसा इशू होता है, बनता है, तो वाइट बोर्ड पे लिख पूछ रहे होते हैं, जहन में कुछ और चल रहा होता है कि इस टाइम कि हम, हाँ वो काम भी करना है, ये भी करना है। तो मेंटली बंदा अगर अपसेट ना हो ना, तो टीचिंग जैसा एक बेहतरीन शोबा कोई आपको मिल नहीं सकता। स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे कि स्टूडेंट्स किस तरह से अपने टीचर्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं? बिकॉज आपने देखा होगा कि हम जब बच्चों से फीडबैक लेते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या करना, अभी मैट्रिक एग्जाम्स खत्म हुए हैं, इंटर के आ रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आजकल आपको पता है कि एआई का दौर है, ये साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंसेज ये कर रहे हैं, लेकिन नो वन से कि मैंने टीचर बनना है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप जिस तरह आपके टाइम से लेकर अब तक आप इंस्पायर हुए टीचर से और आपने ये ऑप्ट किया बड़ी मेजर फील्ड छोड़कर, लेकिन आज हम जब स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि 1-2% से ज्यादा कभी हमें इसका फीडबैक, ये भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं, कि वो कहे कि मैंने टीचर बनना है।
तो इसकी क्या वजह है? तो स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे? खाली कहने से तो शायद वो इंस्पायर नहीं होंगे, कोई ऐसी चीज जो स्टूडेंट्स को, कि अगर कोई बच्चा भी ऐसा फील करता है कि लेक्चरशिप में जाना है और इसके अंदर क्या ऐसी, और इवन फाइनेंशियल भी, मुझे लगता है कि हमारे लाहौर में तो बहुत यूनिवर्सिटीज, बहुत स्कूल्स ऐसे हैं कि इफ यू आर अ गुड टीचर यू कैन अर्न अ वेरी गुड सैलरी एज वेल। मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो दौर आ गया। हाँ, इधर उधर के इलाकों में छोटी जगहों पर है, लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अगर इनिशिएटिव्स लिए जाएं अच्छे तो बहुत बेहतरी उस पर भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए आप प्लीज बताएं कि क्या है फ्यूचर अगर वो इस फील्ड को ऑप्ट करते हैं तो। ये जो आपने क्वेश्चन किया है ना, इसका आंसर मैं हमेशा ढूंढता रहता था कि बच्चे जो हैं, जब हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो कोई मतलब टीचिंग वाली फील्ड में तो वो आना नहीं चाहते हैं। इसकी एक ही रीजन है, जो मैंने ये रूट कॉज इसकी फाइंड किया, वो ये है कि टीचर्स की पर्सनैलिटी। वो टीचर बच्चों के सामने जिस तरीके से जाता है, या उनकी जो पर्सनैलिटी होती है, हर वक्त के रोने रो रहा हो, या उनके सामने वो देखते हैं कि बाकी प्रोफेशंस के लोग इतने डिसेंट किस्म के, और उनकी बातचीत से नजर आता है उनकी, हाँ ठीक है, लेकिन जब टीचर्स उनको बताएगा ना कि भाई टीचिंग जो फील्ड है ये एक ऐसा फील्ड है कि इसमें आप लोगों को किसी चीज की कमी नहीं आ सकती। जैसे कहते हैं ना कि उलमाए कराम, अल्लाह पाक का कलाम जिन्होंने, जो हाफिज हैं, कभी भूखे नहीं रह सकते। टीचिंग, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन ऐसा पेशा है कि ये इंसान कभी भूखा इससे नहीं रह सकता, आपकी सारी जरूरतें इससे पूरी होंगी। और टीचर्स को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए, कि उनको बताना चाहिए कि टीचर सिर्फ ये नहीं है कि जो आपको नजर आता है, उनको बताना चाहिए कि आप क्या अर्न कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सामने साहब, ये देखें कि एक इंजीनियर है यूईटी से, हमारे भी दोस्त हैं, हमने भी देखे हैं, उसने 4 ईयर की इंजीनियरिंग की है, ठीक है, जब वो जाएगा कहीं पर तो उसे क्या, कोई, मेरा नहीं ख्याल कि 60 to 70,000 से ऊपर कोई फिर्म वगैरह या इंडस्ट्री वगैरह उसको हायर करेगी, कोई भी नहीं करेगी। टीचिंग फील्ड में आप इससे भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं अगर आप में क्वालिटीज, अगर उस बंदे में क्वालिटीज है ना इंजीनियर या डॉक्टर में, वो डॉक्टर तो चलो ठीक है, उसकी तरफ जाते नहीं है, ये मैं तो कहता हूँ कि ये एक हवाई बात हो जाती है। इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो अगर उसमें क्वालिटी है, वो आगे इंप्रूव करेगा, उसकी इनकम में भी इजाफा हो जाएगा। सेम अगर टीचर में ऐसी कैपेबिलिटी है ना, तो वो भी आगे इसको इंप्रूव कर सकता है। अब एक आम नॉर्मल सा टीचर है, वो 80 to 1 लाख कमा रहा है, आराम से कर रहा है, तो इससे ज्यादा अगर इंसान चाहे तो वो फिर अपना बिजनेस कर ले। ये चीज देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात की आपने। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इन चीज़ों को जानकर हमारे बच्चे जो हैं वो भी इंस्पायर होंगे। और टीचर पर्सनालिटी, आपने जो बहुत अहम पॉइंट बताया कि अगर टीचर की गुफ्तगू, टीचर का अपना मयार, उसकी कॉम्पिटेंसी, सब्जेक्ट कमांड, क्लासरूम एंगेजमेंट, मेरा ख्याल है कि वाकई एक स्टूडेंट टीचर से जब इंस्पायर होगा तो उसको भी आइडलाइज करेगा कि यस आई वांट टू बी एट दैट लेवल। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। सर, आपके टीचिंग करियर को कितना अरसा हो गया आप प्रैक्टिस करते हुए? उस दौरान में आपके क्या चैलेंजेस थे और आपने उसको किस तरह कोप अप किया, किस तरह गुजर कर, और अब जो टीचिंग आप कह रहे हैं तो क्लासरूम में किस तरह से आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बारे में बताएं। कि स्टूडेंट लाइफ का तो आपने बता दिया, अपने एजुकेशन सेक्टर, अब आप टीचिंग पे बताएं कि जब आप टीचर बन गए और आप इस सफर पे आ गए, अब क्या चैलेंजेस थे, किस चीज को एंजॉय करते हैं, बच्चों के साथ क्या एफिलिएशन है, क्या चीज आपको जो है ना रोज एक किक देती है, एक मोटिवेशन देती है, उसके बारे में बताएं हमें। जी, मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो जब यूनिवर्सिटी में गए 5th सेमेस्टर में, तो घर वालों ने कहा कि साथ साथ जॉब भी करें। तो आर ब्लॉक में ही पहले तो एक राना साइंस एकेडमी थी जो खत्म हो चुकी है अब, तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मेरे साथ वहां भी एक मिसहैप ही समझे हुआ है। मैं खुद ग्रेजुएशन लेवल का स्टूडेंट था और क्लास भी मुझे 3rd ईयर 4th ईयर की एजुकेशन दे दी गई, जर्नलिज्म, मेरे भी सब्जेक्ट यही थे, एजुकेशन और जर्नलिज्म। तो हाँ, एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद मैंने बाकी इदारों में चले, मैंने कहा कुछ अच्छे इदारों में जो हमारे एरियाज में है वहाँ जाते हैं, चलो आगे मौका मिलेगा, आगे ग्रो करेंगे। मैंने ऐसे ही 5-6 साल काम किया, 2021 से 24 तक मेरे ख्याल में, कोविड के बाद। तो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज कहीं पे मिलती हैं, कहीं पे नहीं मिलती। कोई
टैलेंट की कदर करता है, कोई नहीं करता। ये हर इंसान के पास की बात नहीं होती कि अपने से दूसरे इंसान को वो हजम कर ले, कुछ नहीं भी करते होते। तो लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने जो फर्स्ट टाइम टीचिंग शुरू की प्रॉपर एज अ टीचर, मैं एज अ असिस्टेंट, एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ मैनेजमेंट के हवाले से, या मैनेजेरियल पार्ट भी रहा हूँ बहुत से इंस्टीट्यूशन में। तो मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया वहाँ भी, अभी भी मेरे मुझे बहुत वो वक्त भी याद आते हैं। तो मैंने एज अ टीचर जब ज्वाइन किया था 2021 स्कूल में, बल्कि 22 होगा, मेरे जहन में अब गालबन नहीं आ रहा ये 21 था या 22, दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक हाई स्कूल दावत इस्लामी का, ये है टाउनशिप में चांदनी चौक। मैं वहाँ पे एज अ टीचर हायर हुआ था। तो फिर मुझे पता चला कि टीचर्स की वर्थ आगे बढ़ना है, सारा कुछ पैसा नहीं होता, कुछ इंसान को अपनी आगे जो मिशन लेके आया है उसको आगे लेके भी चलना है। तो फिर मैं उसको लेके आगे चला। तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जॉब्स वगैरह नहीं थी, कोविड के बाद ख़त्म हो गई थी, तो मुझसे भी स्किप हो गई थी। लाहौर में लग यही रहा था कि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, तो सारे जो प्राइवेट टीचर्स थे वो बेचारे साइड पे हो गए। तो मेरे एक दोस्त थे हसन अयूब साहब, ये क्रेडिट उनको ही जाता है। तो उनसे मैंने बात की थी कि हसन साहब, अब मैं टीचिंग में आना चाहता हूँ, पहले भी कर रहा हूँ, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, मौका चाहिए। तो वो हमेशा मुझे बताते थे यू इंस्टीट्यूट है आर ब्लॉक में, हालांकि मैं इस साइड पे आया नहीं था, मुझे पता नहीं था, रहता भी यहीं पे था। तो क्योंकि यहाँ पे कोई पब्लिसिटी वगैरह या इस तरह की चीज़ भी नहीं थी लगी हुई, ऐसे लगता था कोई इंडस्ट्री वगैरह या मतलब कि कोई फिल्म वगैरह है काम करती है, तो बाकी ये नहीं पता था इंस्टीट्यूट है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ यहाँ ऐसे आएंगे तो साथ ही तो है आपके, सारा दिन आप पार्क में ही वॉलीबॉल वगैरह भी तो खेलने जाते हैं शाम को, तो आप एक दिन यहाँ यहाँ भी सीधी ड्रॉप करें। तो फिर अल्लाह पाक ने हाथ पकड़ा। अब माशाल्लाह जिस मुकाम पे हैं, एक प्राउड फील होता है, फख्र महसूस होता है कि अब जिंदगी में कहीं भी चले जाएं ना, किसी भी जगह पे चले जाएं, कुछ ना कहीं ये है कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना घर बैठ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी मिल चुका है और इतना नाम भी मिल चुका है, ये अल्लाह पाक की नेमत है, मैं समझता हूँ मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, सब्जेक्ट चूज करते हुए लोग बहुत प्रेफर करते हैं, साइंसेस पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स का एक्सपर्ट है, कोई फिजिक्स का एक्सपर्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को लोग बहुत प्रेफर करते हैं, डिमांडिंग टीचर्स होते हैं। लेकिन मैंने देखा है कुछ अरसे के अंदर, बीइंग अ पाकिस्तान स्टडीज टीचर, ज्योग्राफी हिस्ट्री टीचर, आपको जितना फेम मिला है, आपने जिस तरह बच्चों को एंगेज किया है, ये बहुत कम देखने को आया है। तो पहले तो बताएं कि पाकिस्तान स्टडीज का सब्जेक्ट लेकर आपको कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा है, और वाई पाकिस्तान स्टडीज, और इसको वाकई आप पाकिस्तान के साथ रिलेट करके बच्चों के साथ को एंगेज करते हैं या क्या करते हैं? हमें ये भी ऑडियंस जानना चाहेगी कि पाकिस्तान स्टडीज का टीचर इतना बूम हासिल कर रहा है। और क्योंकि नॉर्मली तो देखा गया है कि पाकिस्तान स्टडीज के सब्जेक्ट को तो बच्चे बिल्कुल ही एक साइड लाइन कर देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स को भी मैसेज जाए और पाकिस्तान स्टडीज के टीचर्स को भी ये मैसेज जाना चाहिए, तो उसमें आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। पाकिस्तान स्टडीज पहले जब मैं भी फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पाकिस्तान स्टडीज एक सब्जेक्ट को लेके इन हुआ मार्केट में, तो मैं भी एज अ सब्जेक्ट ही मार्किंग कर दी, निशान लगा दिए, यहाँ से यहाँ तक याद कर लें, ये वाला सीन मैं करता रहा हूँ। लेकिन मुझे पहले ही अपने बैच में ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ड्राई सा, बच्चा इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप क्लास में जाके मुंह बना के खड़े हो जाएं और उनको कहें यहाँ से यहाँ तक है, ये मुझे सुनाओ बैठ जाओ, सुनाओ बैठ जाओ। इसको हमने बहुत ज़्यादा एक चीज़ के साथ रिलेट किया, वो है डेली एग्जाम्पल्स के साथ। आप हमारा जो प्रीवियस एक बैच गुजर चुका है जिसमें, हाँ 10th का, उन स्टूडेंट से बड़ा अच्छा एक अंदाजा हो जाएगा। वो मुझे कह रहे थे कि आप हर बात पे सर की एग्जांपल देते हैं या किसी की एग्जांपल देते हैं, तो उनको एक चीज़ बताने के लिए, समझाने के लिए, तो मैं जहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान में या हमारे आसपास जितने भी हमारे या मेंटोर हैं, उनकी एग्जांपल्स दे के बताया करता था। अभी भी
अगर बात हो रही है हमारा, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इरा के हवाले से, तो उनको वो पूरा बैकग्राउंड भी बताना पड़ता है, उनको सिंध की गलियों तक लेके जाना पड़ता है, सड़कों तक लेके जाना पड़ता है, और जुल्फ़िकार अली जूनियर तक के बारे में बताना पड़ता है कि वो उसका पोता और ये हालात हुए। मैं रियलिटी बताता हूँ, जो सच है, जो हकीकत है, और बुक्स में भी सारा रियलिटी ही है। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत बात की कि अगर आप पाकिस्तान, जो एफिलिएशन हमारी सो कॉल्ड अभी हमारी इस जनरेशन की नहीं है, ये जो सो कॉल्ड जैनजीज आज के हैं जिनको और बहुत कुछ है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ वो एफिलिएशन डेवलप नहीं कर पाए, उसकी वजह से जब एक क्लास में टीचर जाता है और उनको वो फील करवाता है, वो रियलिटीज चेक करवाता है, तो ये बड़ा जबरदस्त आइडिया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान स्टडीज के जितने भी टीचर्स खास तौर पर ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है कि अगर आप एक रियल चेक उनको देते हैं कि जी व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग अराउंड अस, और पाकिस्तान के करंट अफेयर्स हैं बैकग्राउंड हिस्ट्री के अंदर, और वो एविडेंस बेस हो जो कि बुक्स में से और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हो, तो स्टूडेंट आपको सुनेगा भी और वो इंटरेस्ट लेकर लिखेगा भी। तो ये बहुत जबरदस्त स्टेप आपने बताई है। अच्छा सर, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि अब आप क्लासरूम के अंदर ये खाली पढ़ाना, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो बड़ी एनर्जेटिक है, बड़ी एक्साइटेड है, बड़ी एम्बिशियस है, तो और फिर ये आप जो है पाकिस्तान स्टडीज का एक सो कॉल्ड ट्राई सब्जेक्ट हम समझते हैं, खाली रियल लाइफ चेक तो नहीं ना, ये आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उन गलियों में लेकर गए और बताया, कुछ और तो होगा, वो खास चीज एसेंस होगा जो आप बच्चों को देते होंगे क्लास में, कि उन्होंने पाकिस्तान फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स उन सारे टीचर्स को छोड़कर एक पाकिस्तान स्टडीज के टीचर को जो है वो फेवरेट टीचर का अवार्ड इतने मतलब जब वोट से जितवाया, तो व्हाट वाज दैट? आपको क्या लगता है कि एक अच्छे टीचर के लिए और इस लेवल पर जाने के लिए जरूरी था क्लासरूम के अंदर? सर उसामा साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने एक चीज लास्ट टाइम एक मीटिंग में कही थी, फैकल्टी की एक मीटिंग थी, उसमें आपने एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथोडोलॉजी का वर्ड यूज किया था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसी पे अमल करूं। मैं ये जो एक सिस्टम है ना, मार कुटाई वाला या बस जोर जबरदस्ती वाला, ये नहीं है। प्यार से उनको मोटिवेट करके पढ़ाना मैं कोशिश करता हूँ हद तक इम्कान। हाँ, कभी इंसान है, खता है, हो भी जाती है, रोज भी एक जैसा माहौल नहीं रहता इंसान का, हो जाता है, लेकिन ज्यादातर यही, जब मैं इदारे का गेट इंटर करता हूँ तो मैं यही दुआ करता हूँ कि मेरी जबान, हाथ इससे खैर ही हो, शर की कोई बात ना हो, क्योंकि मैं इस चीज को बड़ा ही एक नेगेटिव ही समझता हूँ कि किसी की वजह से हमारी दिल आजारी हो। मैं एक चीज आपको कल की बात बता देता हूँ। मैंने एक क्लास में बच्चों को कहा कि जो भी स्टूडेंट बेटा स्कूल में, अपने जिस भी स्कूल में वो पढ़ते हैं, वहाँ असेसमेंट्स हो रही हैं, जिसने पूरे मार्क्स लिए उसको मैं ट्रीट दूंगा, आप कंटीन से जो जो भी खाना चाहें, या आप जो भी खाना चाहेंगे मैं आपको खिलाऊंगा, लेकिन फुल मार्क्स लेने हैं, शर्त ये है। अब एक बच्चा, उसने इस चीज को इतना वो मोटिवेट हुआ, उसने दिल पे लिया, खाने के लिए नहीं, वैसे ही कि उसने कहा कि टीचर हमारे लिए पता नहीं क्या ऐसी कोई गिफ्ट लेके आएगा। उसने उसी दिन, जिस दिन पेपर हुआ, बिलीव करेंगे, उसी टाइम टीचर से चेक भी करवाया, पूरे मार्क्स लेके आया। जब मैं क्लास में इंटर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरे पूरे मार्क्स हैं। मैं रूटीन के साथ कि बेटा सीधे हो जाएं, ये वाला ग्रुप इस तरफ बैठ जाए, ये वाला ग्रुप, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं 1-2 मिनट वो सेटिंग में और बच्चों को काम बताने में, तो वो बच्चा खामोशी से बुक उठाई उसने हिस्ट्री की, और पीछे लास्ट चेयर पे जाके बैठ के रोने लगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने फिर बच्चे को समझाया, मैंने कहा बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने आपकी बात, उन्होंने कहा नहीं सर आपने मेरी बात ही नहीं सुनी है। तो बच्चा बड़ा सेंसिटिव होता है, वो टीचर्स को बच्चा पसंद करता है ना, वो यही समझता है कि वालिदैन के बाद जो मेरे मुखलिस हैं यही हैं, अगर उनको इस तरह लेके चलें। कुछ स्टूडेंट्स हैं, हाँ, घरेलू हालात की वजह से या बाहर के कुछ इस तरह के टॉक्सिक इंस्टीट्यूट्स भी आजकल नजर आते हैं, जो बच्चों का वो माइंड इस तरह का बना देते हैं कि वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन हम यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टीचर जो है वो इनको एक मकाम तक ला के छोड़े। ये जैसे एक वो बात है कि जो वालिदैन हैं वो अपनी औलाद को आसमान से ज़मीन तक लाते हैं, और टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को ज़मीन से आसमान तक लेके जाता है। यही कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत बात की है। मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा, सर ने 2-3 बहुत अहम पॉइंट्स यहाँ पर रेज किए हैं। एक कि इनका जब भी इदारे में एंटर होना इस नियत से कि उनकी ज़बान और हाथ से खैर होना। सर ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है कि ये नियत लेकर आना,
और दूसरी बात इन्होंने स्टूडेंट सेंटर्ड, कि स्टूडेंट की एक वैल्यू है, उसके एक इमोशंस हैं, जज्बात हैं, उसकी कदर करना और उसको सिक्योर करना, ये एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा फिर जो कि उसके अगर कोई गैप रह गया है उसको एड्रेस करना और उसको रिकवर करना, ये एक अच्छे टीचर की निशानी है। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन एक्सपीरियंसेस से हमारे तमाम टीचर्स में बहुत फायदा उठाएंगे और स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन हमेशा के लिए बनते रहेंगे। सर, आपका पूरा जर्नी सुनकर मैं खुद बड़ा इंस्पायर हुआ हूं कि आपने जिस तरह एक छोटे से रिमोट एरिया से उठकर लाहौर जैसे इदारे में आकर इतनी हार्डशिप्स के बावजूद आपने इस सारे जर्नी को कंटिन्यू रखा और एक स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन रखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका अभी वजन ग्रामर स्कूल यू इंस्टीट्यूट में आपका एक एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा कि आपने और बहुत सारे इदारों में काम किया है। बहुत ऑनेस्टी से, मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से आप सिर्फ ये कहें, बट टू मेक अदर अवेयर कि जी ये चीज़ें अगर आ जाएं तो एक टीचर के लिए, क्योंकि देखें आपकी एक टीचर कम्युनिटी भी है, हम लोग तो ऑफिस में बैठे होते हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं इदारे के बारे में, बट आप लोग एक रियल ग्राउंड पर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं हमारी जो भी पॉलिसी अच्छी बुरी। तो आपको क्या लगता है कि बाकी इदारों की निस्बत आपको यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं चाहूंगा कि जितने हेड्स भी सुन रहे हैं उनके लिए भी फायदा हो, और अगर कोई पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि इंप्रूव होने चाहिए वो हमारे लिए भी मोस्ट वेलकम है। मैं चाहूंगा कि उस पर भी अपना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या डिफरेंस फील किया आपने बाकी इदारों में काम करके, यहाँ पर क्या चीजें आपको बेहतर लगी या क्या बेहतर होनी चाहिए जो कि हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सके। एक मैं जवाब जो झूठ तो वैसे हमारे मज़हब में, हमारे ईमान में ये चीज़ शामिल ही नहीं है, तो झूठ इंसान को वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। चंद पैसों की खातिर भी नहीं बोलना चाहिए। मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा जो मैंने यहाँ पे देखा। सबसे पहले तो जब मैं कहीं और भी 2-3 इदारों में पढ़ाता था, एक टाइम आपके पास होता था, तो वहाँ भी मैं ये चीज़ कहता था कि ये पॉलिसीज़ मुझे अच्छी लगी हैं आपकी, दूसरी तरफ भी वो इम्प्लीमेंट होती थी कहीं ना कहीं। तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर करती है कि मैं सुकून से सोता हूँ अब, कि मुझे ये टेंशन नहीं होती। यकीन करें कि इंसान को होता है प्राइवेट सेक्टर में कि आज है कल नहीं है परसों है। हाँ, मेरी चाहे यू इंस्टीट्यूट के साथ चाहे आज लास्ट डे हो या कल हो, चाहे सारी ज़िंदगी ये साथ चले, लेकिन मुझे सुकून है, टेंशन नहीं है। एक बात ये है, और दूसरी बात ये है कि मैंने आज तक 5 साल हो गए हैं, तो इस चीज़ की मैं, जिसे वो कहते हैं ना कि हल्फन ये बात कह सकता हूँ, मैंने आज तक कहीं अप्लाई भी नहीं किया। लोग कहीं ना कहीं करते तो होंगे, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट। एक बार आपने भी मुझे कहा था कि लम या एक ऐसा इदारा है वहाँ अप्लाई करें। ठीक है, इंसान को आगे बढ़ने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ पे इंसान मेंटली तौर पर रिलैक्स हो, जहनी सुकून हो, पैसा जहनी सुकून नहीं ला सकता आपका, जितना मर्जी ले लें। आप गाड़ी में बैठ के रो रहे हैं तो उस गाड़ी का क्या फ़ायदा? अगर आप वही पैदल चल के हंस रहे हैं, खुशी के साथ जा रहे हैं, तो वो उस गाड़ी से 1000 गुना बेहतर है। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि सुकून है। और मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा कि यहाँ पे हर इंसान ने सपोर्ट किया, चाहे वो मैनेजेरियल स्टाफ था, चाहे आप थे। हाँ, मैं जब आया था 10 दिन बाद ही मैं वापस जाने लगा था। ये आपको क्रेडिट जाता है और अल्लाह पाक आपको ये इसकी जज़ा देगा। हो सकता था मैं टीचिंग फील्ड ही छोड़ देता उस वक्त, जितना मैं डिसहार्ड था इस चीज़ से। पहले भी 1-2 जगह से ऐसे हो चुका था, फिर मैं जाने वाला था, मैं कोई और फील्ड, या मेडिकल में जाना था या मैं किसी और इंडस्ट्री वगैरह वाली साइड पे, क्योंकि मैं कंप्यूटर वगैरह इस तरह की बेसिक एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह की वर्ड की स्किल्स थी यूनिवर्सिटी लेवल पे थी, तो मैं एज अ क्लर्क ही होता कहीं पे फिर तो। लेकिन 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो मेरा प्रोफेशन है ना, इससे मैं कहीं आगे जा नहीं सकता किसी दूसरी साइड पे, मेरे पास कोई इसके अलावा स्किल भी नहीं है। तो टीचर के जहन में वो क्या चीजें होती हैं जो एक इदारे को समझनी चाहिए? आप अगर इस प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को बताना चाहें कि टीचर क्या डिमांड कर रहा होता है कि एक इदारे में उसको, एक तो आपने कहा कि सिक्योरिटी ऑफ द जॉब है जिससे उसको सुकून मिलता है, और एक क्या क्वालिटीज, क्या एट्रीब्यूट्स वो लेकर आए जिससे एक टीचर सिक्योर भी फील करे, एनर्जेटिक भी फील करे और आगे बढ़ने की लगन भी रहे। वो इदारों के लिए क्या आप एज अ टीचर मैसेज देंगे कि इदारे इन चीजों का ख्याल रखें? इदारे, एक चीज़ जो मैंने फाइंड आउट की है
वो यही है कि कल भी ये चीज़ मैंने डिस्कस की है अपने एस्टीम कोलीग्स के साथ और जो मैनेजमेंट का पार्ट थे। तो मैंने कहा कि स्कूल में हमारे सर हैं, ऑल इन ऑल हैं। यहाँ अगर इसकी निस्बत अगर एकेडमी में देखें 3-4 लोग वो फ्लक्चुएशन आती है। मैंने कहा कि वहाँ का माहौल और आपका इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा, क्योंकि जहाँ पे एक इंसान खुद बैठा है, जो चीज़, हाँ आप इवनिंग में भी वही चीज़ देख रहे होते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट टीचर्स हैं या मैंने जो भी जितना भी स्टाफ है वो डायरेक्टर के लिए होता है या ओनर के लिए होता है, वो निचले स्टाफ के लिए नहीं होता। बातचीत वहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाती है। तो ये एक चीज़ तो ये है कि दूसरा ये है कि जो इदारे हैं वो ये देखें कि जो टीचर की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ टीचर्स हैं, मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, रेंट पे अगर रहते हैं तो उनके घर का अगर रेंट ही नहीं पूरा होगा, वो बेचारा कैसे सरवाइव कर पाएगा। या तो वो वापस अपने गांव जाएगा या यहाँ रहकर वो परेशानी के आलम में ही गुजारेगा। तो इदारे लाहौर की तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लाहौर में अगर एक कम्पिटेंट अच्छा टीचर है तो वो यहाँ पे वो 10-20-15 वाला हिसाब नहीं है, वो ऊपर ही जाएगा और अच्छा अर्न करेगा। हाँ अगर हम जाते हैं बैकवर्ड एरियाज की तरफ तो वहाँ तो मुश्किल है। सो रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जॉब सिक्योरिटी हो गई और एक सैलरी पैकेज, ताकि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उसको एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन जो है, मेरा ख्याल है ये चीज़ें बहुत अहम होंगी कि टीचर्स को टाइमली सैलरी मिल रही हो, उसकी इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा हो, रिस्पेक्ट मिल रही हो, तो होप्स हो कि इदारों के साथ टीचर्स की एफिलिएशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सर अब शुक्रिया के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आपकी जो फेवरेट ऑडियंस है, ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और लाइफ लेसन जो होता है, बीइंग अ टीचर, बीइंग द एल्डर वन, और उनको किस तरह से आप एड्रेस करेंगे, बिकॉज वो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, हमने बाकी सारी बातें कर ली। तो ऑडियंस को और अपने बच्चों को और बच्चियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लाइफ को किस तरह से लेकर चलें कि अपनी कन्फ्यूजन से बचे रहें, क्योंकि आजकल की बच्चों के और बच्चियों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है करियर्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर और रिस्पेक्ट टीचर्स की लेकर। उस पर ज़रूर आप, मैं चाहूँगा कि मैसेज दें बच्चों को। मुझे तो अपने स्टूडेंट से वैसे भी एक, जिसे कहते हैं उन्स, छोटों से वो जैसे शफकत होती है वो थी, लेकिन ये गुज़िश्ता कुछ दिनों में और भी ज़्यादा हो गई है। मुझे और भी बहुत ज़्यादा उन पे एक प्राउड फील होने लगा कि देखें, टीचर्स के लिए तो स्टूडेंट्स सब कुछ उनके लिए, वो कहते हैं कि आप हमारे टीचर्स हैं तो आपके हमारे लिए सब कुछ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट देना। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्टूडेंट्स का, और सबसे पहले इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि जो टीचर्स को इतनी फेवर देते हैं। हालांकि इदारों में अक्सर ये होता है कि अगर किसी टीचर्स को स्टूडेंट्स कह दें कि आप अच्छे टीचर हैं, या वो कहते हैं कि ये इसको साइड पे कर दें, ये ज़्यादा ही फ्री नहीं हो गया। हालांकि ये चीज़ नहीं होती। टीचर्स, हर बच्चे का अपना एक इंसान का राइट है कि वो किसको वोट करना चाहे या किसके साथ, हर बच्चों की नज़र में ना उसामा साहब, बच्चों की नज़र में तमाम टीचर्स इक्वल हैं। लेकिन वो थोड़ा सा जिस टीचर्स को वो रिस्पेक्ट के लिए या एक इज्जत देने के लिए, वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनका नज़र आ जाता है। तो बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इदारे का भी शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह बच्चों से यही गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि आज के दौर में सोशल मीडिया आम हो चुका है, कम से कम ये जो इंटरमीडिएट तक है इसकी तरफ ना आए। उसके बाद आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप जिस भी फील्ड में इन हो जाएंगे इंटरमीडिएट के बाद, रहना उसी में है, आप चेंज नहीं कर सकते। मैं मेडिकल से टीचिंग में आया हूँ। हाँ, टीचर तो टीचिंग में तो आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी स्किल्स का होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि हर इंसान टीचर बन जाए, वो एक हफ्ता तो बन जाएगा, एक महीना बन जाएगा, परमानेंट सर्वाइव नहीं कर पाता। अब कोशिश तो यही है कि हम भी बच्चों की काउंसलिंग करें, उनकी गाइडेंस के हवाले से उनको बताएं, टीचर्स के हवाले से, कि ये जो प्रोफेशन है इससे बेहतर तो आपको कोई नहीं मिल सकता। बाकी जितने भी प्रोफेशंस हैं वो इसी की ही आप कह लेंगे मरहून मिन्नत हैं। तो बाकी शुक्रगुजार हैं आपके भी, आपने वक्त दिया और इतनी रिस्पेक्ट दी, जो कि
बहुत ही एक जिसे कहते हैं अनबिलीवेबल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। मेरी अपनी ऑडियंस से गुजारिश है कि जो एक्सपीरियंस हमने खुर्रम साहब से सीखा है कि एक तौसा शरीफ के रिमोट एरिया से उठकर लाहौर का एक बेस्ट टीचर अवार्ड जीत सकता है, तो कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी एक आम आदमी, वो भी अगर स्किल्स, मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ चलता है तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आज के पॉडकास्ट के अंदर तमाम एजुकेशनिस्ट जितने भी हैं, इदारों के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है, बच्चों के लिए जो मैसेजेस हैं, आई होप कि आप सब इस सबको एड्रेस करेंगे और हमारी इस सीरीज के जरिए आपको ये सारी रहनुमाई भी मिलती रहेगी। हमारे लिए भी दुआ करते रहें और हमारी भी दुआएं आप सबके साथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सर के शुक्रगुजार होने के साथ साथ हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा पॉडकास्ट जो है वो देखा है और उसमें अपनी पजीराई दी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले सीरीज में, अगले एपिसोड में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।